ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी बिल को रख दिया गया है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फिलहाल पेश कर दिया गया है। इस विधेयक को फिलहाल विधानसभा में पेश कर दिया गया है और इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी 2 बजे जब एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष ये चाहता है कि इस पर चर्चा का भरपूर समय मिले और इसीलिए आरोप लगाया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कि सरकार मनमानी ढंग से इस बिल को पास कराना चाहती है, क्योंकि नंबर्स में बहुत आगे है सरकार, इसीलिए मनमानी करना चाहती है। हालांकि 2 बजे के बाद इस बिल पर चर्चा संभव है। जिस वक्त ये बिल पुष्कर सिंह धामी की तरफ से रखा गया, जिस वक्त ये विधेयक पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सदन के अंदर रखा गया, उस वक्त जय श्री राम वंदे मातरम के जो नारे थे वो सदन के अंदर सुनाई दिए। यूसीसी कितना बड़ा आप कह सकते हैं एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, यूसीसी कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप बीजेपी के विधायकों के जोश से लगा सकते हैं, उनके उत्साह से लगा सकते हैं, क्योंकि यूसीसी तीसरा बड़ा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। 370 पूरा किया, राम मंदिर का वादा पूरा किया, अब यूसीसी का वादा पूरा करना है और यही मैसेज वोटर्स के बीच में लेकर जाना चाहती है बीजेपी 2024 से पहले। उत्तराखंड वो ऐसा पहला राज्य बन रहा है जहां सरकार बकायदा ड्राफ्ट तैयार करने के बाद, कमेटी के सुझावों के बाद इसे अब विधानसभा के पटल पर रख चुकी है और अब इसे 2 बजे के बाद इस पर कार्रवाई शुरू होगी। तो देखिए, यूसीसी का काम बहुत बड़ा है। यूसीसी के साथ ही राम मंदिर का निर्माण कार्य भी बीजेपी पूरा कर चुकी है और इसीलिए वो बीजेपी के कॉन्फिडेंस में भी झलकता है। कल सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी साल का आखिरी भाषण दिया। भाषण तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर का जवाब था, लेकिन मोदी ने इस भाषण में राम से लेकर अपने हर एक काम का जिक्र किया। एक हाथ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो दूसरे हाथ कांग्रेस को भी पर भी तीखा हमला बोला। तकरीबन 2 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण चला। खास बात ये थी कि मोदी का अब की बार 400 पार का दावा इस सदन में भी देखने को मिला। अब क्या है 400 पार की इन सीटों का कैलकुलेशन, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। सनातन की राम लहर कैसे चलती है, सियासी लहर क्या करती है, इस राम लहर को अपने ठीक बगल में महसूस कीजिए। मगर ये राम लहर अयोध्या से 1900 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में चल रही है। जमीन से यह सफर 34 घंटे का होता है, फ्लाइट में 2.5 घंटे का वक्त लगता है। राम मंदिर बनने के बाद कन्नड़ लोग अयोध्या आ रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज से ही अपनी पूरी आस्था दिखा रहे हैं। इस जनता की सांस्कृतिक पहचान तो हो सकती है, मगर क्या आप कोई धार्मिक पहचान देख पा रहे हैं? राम मंदिर निर्माण के साथ मोदी सरकार ने सनातन में भरोसा जगाया है। सोमवार को लोकसभा में चुनाव से पहले अपने आखिरी संबोधन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मोदी ने राम मंदिर को बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया। हालांकि ये उनके तकरीबन 2 घंटे लंबे भाषण का बस एक छोटा सा हिस्सा था। राम से ज्यादा वो काम पर बोले, पर जो सबसे बड़ी बात इसके साथ की वो अब की बार 400 पार के नारे से जुड़ी थी। मोदी ने 2024 के नतीजे का ब्रेकअप पेश कर दिया। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। और चुटकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा
100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। दरअसल इस बयान को इस तरह पेश करने का एक खास मकसद था। मोदी को भरोसा है कि राम मंदिर ने सनातन वोटों में जिस तरह का भरोसा पैदा किया है, उसमें यह बहुत मुश्किल नहीं है। पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़ों से जोड़कर देखिए, 2019 के चुनाव में 52% हिंदू वोट से एनडीए को 353 सीटें मिली। 2024 में अगर 57% हिंदू वोट मिले तो एनडीए को 368 सीटें मिल सकती हैं। 2024 में राम मंदिर के बाद यह आंकड़ा 62% हिंदू वोटों तक गया तो एनडीए 383 सीटों तक पहुंच सकता है, और 72% के बाद तो एनडीए को 400 पार करने से कोई नहीं रोक सकता। आप पूछेंगे इसके लिए मोदी क्या कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस पर सख्त हमलावर है। उन्हें पता है कि टक्कर क्षेत्रीय दलों से नहीं है, 400 पार जाने में बाधा है तो अकेली कांग्रेस। वो हमला करते हैं कांग्रेस की सुस्ती पर और 10 साल के अपने काम की रफ्तार बताते हैं। एक वहाँ कहावत है, हमारे उत्तर प्रदेश में खास एक कहावत कही जाती है, 9 दिन चले 2.5 कोस। और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कांग्रेस को परिभाषित कर देती है। ये कांग्रेस की सुस्त रफ्तार, कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आज देश में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर तंज किया। चिदंबरम ने कहा था कि विश्व की तीसरी इकॉनमी बनने में 30 साल लगेंगे। मोदी बोले, हम 30 साल नहीं लगने देंगे, अपने थर्ड टर्म में ही तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। मगर कांग्रेस की सोच पर निशाना साधते हुए मोदी पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर गए। 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि वो, यह न समझिए
कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। फिर उन्होंने नेहरू जी की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लाल किले से दिए भाषण का जिक्र किया। इंदिरा जी ने कहा था कि हमारे लोग असफल होते हैं तो पराजय बोध से भर जाते हैं। इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। आज कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे। आइए अब इस पूरे बयान को, उसके पीछे छिपे नैरेटिव को व्यापक अर्थों में डिकोड करिए। राम मंदिर, पी चिदम्बरम, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। दरअसल मोदी को भी पता है कि उत्तर भारत में बीजेपी वोटों के लिहाज से लगभग सैचुरेट है। 303 सीटों को 400 पार पहुंचाने के लिए दक्षिण भारत में कम से कम 50 सीटें और चाहिए होंगी। विंध्या पार एंट्री करने के लिए मोदी का श्योर शॉट अभियान सनातन ही हो सकता है। अब अगर आपको लगता है कि मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दक्षिण भारत के मंदिरों में यूं ही घूम रहे थे तो सियासी तौर पर आप बहुत मासूम हैं। आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में दर्शन, केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन, कोच्चि के त्रिप्रयार मंदिर में दर्शन, श्रीरंगम के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक दिन पहले तमिलनाडु के ही धनुषकोडी में कोदंड रामस्वामी मंदिर में दर्शन। इससे पहले वो तेलंगाना चुनाव से पहले तिरुमला तिरुपति मंदिर जाकर बाकायदा वहां साधुओं का आशीर्वाद ले आए थे। भगवान वेंकटेश्वरा के दिव्य दर्शन किए, उनसे आप सभी के लिए आशीर्वाद लिया। आप जनता जनार्दन भी ईश्वर का ही रूप है। आपका इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर बीजेपी को आशीर्वाद देना ये दिखाता है कि तेलंगाना एक नया इतिहास रचने की तरफ बढ़ रहा है। केसीआर सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। कुछ लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है।
हालांकि ये दीगर बात है कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस ने ही सरकार बना ली। बीजेपी का दक्षिण में दबदबा नहीं है जो उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत में है। जबकि कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाइए कि जब 1977 में इंदिरा गांधी रायबरेली की अपनी सीट भी हार गई थी तो कांग्रेस दक्षिण में जीती थी। फिर वो तत्कालीन आंध्र के मेडक से उपचुनाव जीत कर आई। इसलिए मोदी लोकसभा के अपने चुनाव पूर्व भाषण में कांग्रेस पर इतने हमलावर थे। गांधी परिवार पर हमला बोलते मोदी ने परिवारवाद की अपनी परिभाषा भी समझा दी। मैं जरा समझा देता हूँ, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूँ। आज हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। मोदी ने ओबीसी और जाति जनगणना की राहुल की रट पर भी हमला बोला और कहा कांग्रेस ओबीसी का भी अपमान ही करती है।